तो फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। ये ऐसा टॉपिक है, यहाँ से सभी तरह का टीचिंग एग्जाम, जितने भी टीचिंग लेवल का एग्जाम हुआ, चाहे CTET हो या BTET हो या किसी भी राज्य का, और प्रधान अध्यापक में ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आप जो भी शिक्षण कला से जो भी आप उत्तर देंगे, लगभग 15 से 17 नंबर आपको डायरेक्ट ये मदद करेगा किसी न किसी रूप में। तो नमस्कार फ्रेंड्स, चलिए हम लोग देखते हैं एनसीएफ 2005। आप एक चीज ध्यान देंगे, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसका नाम क्या है 2005। इसका मतलब है कि एनसीएफ इससे पहले भी आए होंगे, डेफिनेटली आए हैं इससे पहले तीन। ये एनसीएफ 2005 जो है ये चौथा एनसीएफ है। पहला जो आया सबसे पहले वो आया था 1975 में, इसको आप ध्यान देंगे। दूसरा आया था 1988 में, ठीक है, और तीसरा आया था 2000 में, और हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी चौथा, ये आया है 2005, है ना। तो कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये भी सवाल आपको पूछ सकता है कि एनसीएफ कब कब आया। इस तरह से सवाल आपको वर्ष दे देंगे और इसमें से कोई दूसरा वर्ष रहेगा, उसमें से कहेगा इसमें से किस वर्ष में नहीं आया, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। ये मुझे लगा कि इसको चर्चा कर देनी चाहिए, मैंने इसलिए कर दिया है। ये आपको एग्जाम की व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। तो अब तक जो है टोटल कितना एनसीएफ आ चुका है? 4। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया है। इसका ही मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, यानी कि स्कूल का शिक्षण का जो एक, मुझे इसको एक माने इसको कह सकते हैं शिक्षण का एक दस्तावेज। माने स्कूल में जितने भी एक्टिविटी है, पढ़ाई हुआ, बच्चे का कैसे क्या करना है, टीचर को क्या रोल है, इसमें इस सब की चर्चा की गई है। ये तो एनसीएफ हो गया। एक एनसीएफ टी करके आया था, उसको ध्यान रखिएगा। NCFTE नेशनल करिकुलम, इसके बाद टीचर एजुकेशन। टी का मतलब हो गया टीचर एजुकेशन। ये कब आया? तो ये आया 2009 में। चलिए इसको फिर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इसको ध्यान रखना है कि NCFTE और NCF 2005 इसमें दोनों में अंतर है। इसमें क्या अंतर है? ये जो है भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय, पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, उसके तहत इसका जो निर्माण करता है वो NCERT। तो इसको हम ध्यान देख लीजिए, NCERT, और इसको जो बनाता है वो NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। चलिए इसको हम देख लेते हैं फुल फॉर्म, है ना। NAT नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। NCT तैयार करता है। NCTE तैयार किसको किया है? NCFT 2009 को, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। और ये एनसीएफ जो आया, अब तक टोटल 4 एनसीएफ आ चुका है, 1975, 1988, 2000 और 2005। तो एनसीएफ को जो तैयारी करता है, ये करता है भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है, मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत NCERT है। तो NCERT को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसको ध्यान रखेंगे कि एनसीएफ को जो बनाता है NCERT, और NCFT मान NCF टीचर एजुकेशन को बनाता है NCTE बनाया, ये 2009 में है। इसको हम बाद में फिर चर्चा करेंगे, लेकिन इसको ध्यान ये रखना है, आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान देना है कि एनसीएफ का जो निर्माण हुआ वो आया कहां से, है ना। तो इसका जो उद्धरण हुआ, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है उनका एक निबंध है। उस निबंध का नाम है सभ्यता और प्रगति। उसको हम इंग्लिश में कहेंगे सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, है ना। तो चलिए हम इसको हिंदी में देख लेते हैं। आप इसको लिख सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो है ना, रविंद्रनाथ टैगोर जी का निबंध है।
इसका नाम है सभ्यता और प्रगति। ठीक है, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। यही से जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की चर्चा की गई कि बच्चे को कैसे शिक्षा दिया जाना चाहिए, कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, उसमें टीचर का क्या योगदान होगा, ये सारा चीज को चर्चा यहाँ से किया गया। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन जाते हैं, ये इसके मूल में है, इसको ध्यान रखना है। एनसीएफ 2005 का कहीं ना कहीं उद्देश्य है लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बिना बोझ का शिक्षा। इसको सिद्धांत हम जब देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे लर्निंग। एक 1993 में एक प्रोफेसर यशपाल का जो है ना एक रिपोर्ट आया था। 1993 में प्रोफेसर यशपाल, आपको एक चीज और ध्यान रखना है, एनसीएफ 2005 का जो इनका जो अध्यक्ष है वो भी प्रोफेसर यशपाल ही है। तो उन्होंने एक रिपोर्ट दिया था इसी समय। और एक 1988 में एक कहीं ना कहीं प्रेरित है, 1988 में एक नया शिक्षा नीति आई थी, वहां भी जो है एक चीज बताया गया था लर्निंग लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ का शिक्षा। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बिना बोझ का। शिक्षा हमें बोझ ना लगे, हमें ऐसा पढ़े जो एंजॉय के साथ पढ़े, आनंद हो। इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक मतलब टोटल जब एनसीएफ 2005 आया था, इसको लागू करने के लिए काफी इस पर शोध हुआ। तो उसमें एक ग्रुप बना था नेशनल फोकस ग्रुप। नेशनल फोकस ग्रुप टोटल कितना था? 21। इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसका जो अध्यक्ष थे, उनका नाम था प्रोफेसर यशपाल। आप नोट कर लीजिए, प्रोफेसर यशपाल जी। नेशनल फोकस ग्रुप जो 21 थे टोटल का, जो अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। और एक चीज, इसका एनसीएफ 2005 का जो निदेशक है, डायरेक्टर, हम यहाँ लिख लेते हैं निदेशक। इनका निदेशक का नाम है कृष्ण कुमार। इसको आप ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में सवाल आपको ये भी आ सकते हैं कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का अध्यक्ष कौन है, किसके अध्यक्षता में होता है? प्रोफेसर यशपाल। और एनसीएफ 2005 का जो निदेशक कौन है? कृष्ण कुमार, है ना। यहाँ से अगर आप ध्यान में रखते हैं, इसमें तो बहुत सारी चीजें, लेकिन हम जो इसको बात करेंगे हम बिल्कुल समराइज फॉर्म में बात करेंगे। और यहाँ से ही सवाल बनते हैं और बने हैं आज तक। अगर आप इसको देखें तो बेहतर से बेहतर आप इसको समझ सकते हैं और एग्जाम में आप अपने आंसर देने में काफी आप कंफर्ट होंगे। ठीक है, प्रमुख लक्ष्य था, है ना, प्रमुख लक्ष्य अब ध्यान रखिए। इसका मतलब था आत्मज्ञान। क्या था? आत्मज्ञान, यानी कि बच्चे को ऐसा शिक्षा दिया जाए जो खुद से वो सीखे, है ना, वो आत्मज्ञान, वो आत्मसात करे अपने ज्ञान को और अंदर से ज्ञान को सीखे, है ना। और कोई भी चीज जब वो निर्णय ले तो उसके बारे में खुद सोच सके। ऐसा नहीं कि उसको बार बार उसको समझाना पड़े, ऐसा करो वैसा करो, नहीं, वो खुद सीख रहा है, वो करके सीखे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप उसको भी लिख लीजिए, डूइंग, है ना। इसमें एक चीज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां लिख लिया डूइंग, यानी किसी चीज को हमको क्या करना है? करके सीखना है। कैसे सीखना है? करके। एनसीएफ 2005 का जो मेन उद्देश्य है डूइंग है। इसका मेन उद्देश्य ही है डूइंग, करके सीखना। क्लियर है? चलिए हम इसके बारे में आगे और देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जगह भी कम पड़ रहा है। पत्ती हुआ एनसीएफ 2005 का, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक निबंध है, उसका नाम है सभ्यता और प्रगति। चलिए हम देख लेते हैं। सभ्यता और प्रगति, इसको अंग्रेजी में कहेंगे वही सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। तो इसमें उन्होंने बताया है कि बचपन की 2 कुंजी है। क्या क्या? उसको देखते हैं। सबसे पहले तो बच्चे में रचनात्मक गुण होता है, ये हम सब लोग जानते हैं कि बच्चे कुछ नया करना चाहता है। दूसरा, वो आनंद के साथ जीना चाहता है। आप देखेंगे कि बचपन जो होता है हमेशा खुशहाल है। हम लोग गाना भी सुने कि बचपन हर गम से बेगाना होता है। सृजनात्मक और दूसरा उदार आनंद लिख सकते हैं, उदार। ये बचपन के 2 कुंजी है। 2 क्या है? कुंजी है। इसको आप लोग ध्यान
रखेंगे, ध्यान देंगे। चलिए हम आगे टॉपिक पर बात करेंगे कि इसका सिद्धांत क्या है ना। प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005 है ना, एनसीएफ 2005 के सिद्धांत क्या है। तो इसके 5 सिद्धांत है, उसको ध्यान रखेंगे तो लगभग पूरे शिक्षा व्यवस्था इसी से कंट्रोल हो रहा है। आप किसी भी एग्जाम में सीटीईटी का एग्जाम आप दे रहे हैं या टीईटी का, उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, पेडागोजी, लगभग 80% उसका रोल है किसी भी एग्जाम के लिए निकालने के लिए। तो पूरे पेडागोजी को आपको ये कहीं ना कहीं ये कंट्रोल करेगा। ये एक ऐसा टॉपिक है, इसको अगर आपने समझ लिया तो बहुत सारे सवाल का आप सही उत्तर पे पहुंच सकते हैं बिना देर किए। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे आप एनसीएफ 2005 का सिद्धांत देखेंगे, ठीक है ना। इसका हमने कितना का, इसका हमने कहा कि 5 सिद्धांत। चलिए देखते हैं। इसका जो पहला सिद्धांत है, ज्ञान को स्कूल से बाहर के दुनिया से जोड़ा जाए, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। यानी कि बच्चे को जो ज्ञान है वो उसको केवल पाठ्य पुस्तक या स्कूल तक सीमित नहीं रख के उसके बाहर के जीवन की, बाहर में क्या क्या घटनाएं घट रही है उससे जोड़ करके उसको ज्ञान को बढ़ाना है। इसका दूसरा सिद्धांत है, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। हमने तो पहले ही चर्चा किया, इसका जो मेन उद्देश्य डूइंग माने करके सीखना, उसको रटना नहीं, उसको समझना है, उसको कुछ करके दिखाना, उसको एक्टिविटी करा के दिखाना है। यानी कि बच्चे को ऐसा शिक्षा देना है जो उसको रटना ना पड़े, उसको बार बार उसको समझ जाए बच्चे, और उसको समझ के वो बच्चे उसके हिसाब से अलग अलग तरह के बारे में सोचे और अलग अलग सवाल को उससे रिलेट कर सके। इसका तीसरा सिद्धांत है कि शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए, इसलिए उसको बाल केंद्रित किया जाए, है ना। हम देखते हैं शिक्षा, उसको लिख लीजिए कि बाल केंद्रित करना, हमको क्या करना है, बाल केंद्रित बनाना है शिक्षा को। कहने का मतलब कि बच्चे को ऐसा शिक्षा दिया जाए जो किताब में लिखा हो वही नहीं बताना है, बच्चे क्या है, बच्चे का डिमांड क्या है, उसके हिसाब से उसको ज्ञान, उसको शिक्षा देना है। हो सकता है कुछ बच्चे तेज हो, कुछ बच्चे कमजोर हो, और उसको ऐसा ज्ञान देंगे जो पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ वो तो ठीक है, उसके बाद अलग की दुनिया से उसको जोड़ के उसको समझाएंगे, उसको गतिविधि कराएंगे, और उस बच्चे का जो लेवल है उसके हिसाब से उसको ज्ञान देना है। बच्चे को केंद्र में रख के हमें शिक्षा देना है। हमारा पहला फोकस बच्चा है। आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर देंगे, किसी भी तरह का सवाल में अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि शिक्षा कैसा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित या बाल केंद्रित, तो आपको हमेशा एक ही चीज को ध्यान रखना है कि बाल केंद्रित। इस पर आप ठीक मार के आते हैं तो आपका आंसर हमेशा सही होगा, है ना। चौथा पॉइंट कहता है कि कक्षा को गतिविधि से जोड़ा जाए और उसको लचीला बनाया जाए। चलिए हम नोट कर लेते इसको भी। यानी कि हमारा जो वर्ग कक्ष हो, उसका जो माहौल हो ना, वो बिल्कुल लिबरल होना चाहिए, उसका जो वातावरण हो दबाव मुक्त होना चाहिए, है ना। मैंने उसको लचीला बनाना है, और बच्चे को जो पढ़ाएंगे उसको गतिविधि से जोड़ के, उसको खेल विधि हुआ या सामूहिक सामूहिक विधि हुआ, उसको इस तरह से बताएंगे कि उसको मजा भी आ जाए और बच्चा सीख भी, है ना। तो बच्चा को हमेशा किसको फोकस करना है, गतिविधि आधारित शिक्षा देना है। और दूसरा इसको क्या कर रहा है, इसको लचीला बनाया जाए। क्लास में किसी बच्चे को हम होमवर्क देते हैं या क्लास वर्क देते हैं, अगर बच्चे समझने में समझने में अगर वो असमर्थ हो रहा है, बच्चे बनाने में आज असमर्थ हो रहा है, तो उसको लिबर्टी देना है। उसको ठीक है आज दे, कल करो, कल में परसों को, लेकिन उसको स्ट्रिक्ट हमें नहीं होना कि आज की आज नहीं, ऐसा नहीं करना। हमें लिबरल और लचीला होना है, तो हमें वर्ग कक्ष को ऐसा बनाना, ठीक है। चलिए इसका जो 5वां सिद्धांत है, वो 5वां सिद्धांत कहता है कि बच्चे को ऐसा बनाया जाए जो राष्ट्र की जो संपत्ति है, राष्ट्रीय मूल्य के प्रति उसे आस्थावान बनाए। लिख लीजिए, राष्ट्रीय मूल्य के प्रति
आस्थावान, बच्चे तैयार। ठीक है, यानी कि बच्चे में जो है राष्ट्र प्रेम की भावना है, उसे लगे कि ये देश हमारा है, ये समाज हमारा है, इस देश का जो भी संपत्ति है, जो भी सार्वजनिक सामान है वो हमारा है, उसके प्रति उस बच्चे में आस्था हो, हम देश से, देश हमसे नहीं। इसको हमेशा बच्चे के अंदर एक भावना, तो बच्चा हमें ऐसा तैयार करना जो राष्ट्रीय मूल्य के प्रति क्या हो, आस्थावान। अब हम लोग एनसीएफ 2005 का जो दृष्टिकोण है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए आप, एनसीएफ 2005 का दृष्टिकोण, यहां से भी सवाल जो है ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं, उसको थोड़ा ध्यान रखना है। एनसीएफ 2005 जो टीचर के प्रति जो उनका दृष्टिकोण, उसको देख लीजिए। चलिए टीचर लिख लेते हैं। टीचर यानी क्या हुआ, शिक्षक, है ना। एनसीएफ 2005 कहता है, के प्रति कहते हैं कि शिक्षक जो है वो ज्ञान का स्रोत नहीं है, वो केवल और केवल फैसिलिटेटर है, यानी कि सुविधादाता या सुगम करता। चलिए इसको हम नोट कर लेते हैं, लिख लीजिए कि शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है ना। यानी क्या है ये केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ क्या है, सुविधादाता, सुविधादाता, या आप लिख सकते हैं सुगम करता। कहने का मतलब है कि शिक्षक जो है बच्चे को नहीं सिखाते, बच्चे खुद सीखते हैं, उसको सीखने में हम लोग सहयोग करते हैं, उसको सुविधा प्रदान करते हैं। बस इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम देखेंगे स्टूडेंट के प्रति इनका क्या दृष्टिकोण है। चलिए देख लीजिए, स्टूडेंट, स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी। विद्यार्थी के बारे में इनका दृष्टिकोण है कि प्रत्येक बच्चे का जो सीखने का गति है या उसकी प्रकृति है वो अलग अलग है, और सभी बच्चे अपने सक्रिय रूप से और पूर्व के ज्ञान के आधार पर किसी चीज को अर्थ निकालते हैं अपने हिसाब से। उसको हम नोट कर लेते हैं, देख लीजिए आप, यानी कि प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति, है ना, सीखने की गति कही या प्रकृति अलग होती है। क्या होती है, अलग होती है। सभी बच्चे को हम एक जैसा शिक्षा देके से एक समय में सब कुछ नहीं सिखा सकते। सभी बच्चे का जो है टाइमिंग अलग अलग होगा सीखने का। कोई समझ जाएगा उसको 1 घंटा में, कोई उसको 1.5 घंटा में भी समझ सकता है, कोई 2 घंटा में भी समझ सकता है, लेकिन वो समझेगा जरूर, है ना। तो वहां पे हमें ये ध्यान रखना है कि सभी बच्चे से एक जैसा अपेक्षा नहीं रखना। मुझे नहीं लग रहा है इसमें और कुछ कहने की जरूरत है। आगे हम लोग देखेंगे आप भाषा के प्रति इनका क्या अति है, लैंग्वेज, यानी भाषा, भाषा के प्रति इनका दृष्टिकोण हम देखेंगे। एनसीएफ 2005 कहता है कि सभी बच्चे को प्राथमिक स्तर का जो शिक्षा उसको मातृभाषा में दिया जाए, यानी कि बच्चा जो घर से भाषा सीख के आ रहा है, जो अपने माता पिता से, अपने भाई बहन, अपने अड़ोसी पड़ोसी से जो भाषा वो सीख के आ रहा है, उसी भाषा में उसको आगे का ज्ञान हमें देना है, आगे बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि उसके भाषा को हमें नहीं मानना है, यानी उसकी भाषा को हमें इग्नोर नहीं करना है, हमें उसी की भाषा में बोलने का प्रयास भी करना है, उसी की भाषा में उसको समझाने का प्रयास करना है। हाँ, लेकिन अपने जो भाषा है, चाहे आप जो भाषा में हम बोलते हैं उसको भी सिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके भाषा को मानते हुए। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। यानी इनका कहने का मतलब मातृभाषा में, मातृभाषा में देना है। वैसे ये भाषा के मामला में ये त्रिभाषा यानी 3 भाषा का भी ये सिफारिश करता है। जब कोठारी आयोग आया था तो उन्होंने भी त्रिभाषा के बारे में चर्चा किया था। एक वाली तो मातृभाषा, उसके बाद कोई और भाषा, हिंदी हुआ, चाहे उसके बाद इंग्लिश, है ना। कहीं कहीं आप देखेंगे उसका मातृभाषा जो है ना, बहुत राज्य ऐसा जहाँ पे हिंदी नहीं है। सिर्फ 2005 का उद्देश्य, इनका जो सबसे पहला उद्देश्य है कि हम जो बच्चे को जो शिक्षा देंगे वो तनाव मुक्त वातावरण में देना है। बच्चे को ये ना फील हो कि हमें बलजोरी पढ़ाया जा रहा है, याद नहीं करके आया तो क्यों नहीं याद करके आया, उस पर हम पूरा प्रेशर नहीं दे सकते। यानी कि वो जैसा है, जिस तरह से वो जैसे सीखता है उसको हमें उसी में सहयोग करना है।
दूसरा है कि शिक्षण जो इसमें है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर होगा। यानी कि बच्चे को जो हम शिक्षा देंगे तो सबसे पहले बच्चे में क्या ज्ञात है, वो क्या जानता है, उसी को हम उसके माध्यम से उसी से आगे बढ़ाएंगे। वो जो जानता है उसी के माध्यम से, वो क्या नहीं जानता है उसको आगे बढ़ाएंगे। मूर्त से अमूर्त की, यानी कि जो वो देख रहा है उसको समझ रहा है, उसी से हम आगे बढ़ाएंगे जिसको अभी वो नहीं देख पा रहा है, जिसको अभी वो नहीं समझ पा रहा है। तीसरा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा का जो माध्यम होगा वो मातृभाषा, इसको ध्यान रखिएगा। यानी कि कहा गया है कि बच्चे जो है भाषा को जन्मजात ही सीख के आता है। बच्चे जो अपने माता पिता से, जो घर में अपने भाई बहन से जो सीख के आता है, जो उसका भाषा है, उसके भाषा में ही हमें शिक्षा देना है, उसके भाषा को नहीं बदलना है एट ए टाइम। हाँ, हमें प्रयास करना है कि उसे नया भाषा की जानकारी भी हो। अगला है कि अभिभावक को बताना है कि छोटी उम्र के बच्चों में निपुणता की आकांक्षा रखना गलत है। यानी कि बच्चा अगर आपका छोटा है, वो बच्चा कम आयु का है, तो उसमें बहुत ही कम एज में उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्किल, बहुत ज़्यादा उसके अंदर निपुणता का जो है हमको आकांक्षा नहीं रखना है। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि इसको इतना ही दिन में इतना लिमिट करके इतना सिखा देना, नहीं। बच्चे का जो आयु है, जो सीख पा रहा है, उसको सहयोग करना है, ठीक है। अगला है कि बच्चों में सर्वांगीण विकास की बात हो। यानी कि बच्चे को जो हम शिक्षा देंगे उसको ज्ञान केवल किताब से नहीं जोड़ कर रखेंगे, उसे खिलाना भी है, उसे पढ़ाना भी है, उसको स्वास्थ्य को भी देखभाल करना है। यानी कि बच्चे के चहुमुखी विकास, सर्वांगीण विकास की बात करेंगे, उसकी विकास की व्यापकता की ओर देखेंगे, है ना। तो बच्चों को क्या करना है, उसके सर्वांगीण विकास की ओर फोकस करना है। बच्चे शिक्षा भी ले, अगर गाना गाए, नाच करे, या यानी बच्चा में अगर खेल की भावना है तो उसको खिलाना भी है, उसके स्वास्थ्य को देखभाल करना, अगर वो खाने पीने में इंटरेस्टेड है तो उसमें भी ध्यान देना है। बच्चे के क्या स्किल बढ़ रहा है, उसके स्किल पर फोकस करना, उसके सभी विकास को फोकस करना, और उसी को हम बोलते हैं चहुमुखी विकास, सर्वांगीण विकास की बात करना। अगला है कि शिक्षा को जो है ना किताब तक सीमित ना रखकर बाहरी दुनिया से जोड़ा जाए। यानी कि बच्चे को जो ज्ञान है, बच्चे को जो हम पढ़ाएंगे तो केवल उसको पुस्तक में क्या लिखा हुआ है उसको वही नहीं रटाना है, उसके ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ के भी उसको पढ़ाना है, ठीक है। यानी कि बाहर में क्या घट रहा है, अभी क्या हो रहा है, उससे बच्चा क्या सीख पा रहा है, कि ऐसा कौन सा गलती अगला बच्चा किया जो हम नहीं करें, जो इससे हम भी उस गलती से बचे, है ना। वैसा जो उसको दिक्कत हो रहा है वो दिक्कत हमें ना आए, तो इसको देखना है। अगला है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात हो। यानी कि अभी जो परीक्षा का जो स्थिति चल रहा है उसमें लिबर्टी की बात हो रही है, उदारता। यानी ऐसा ज्ञान, ऐसा शिक्षा, ऐसा अवलोकन हो जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, उसमें मतलब वीकली मंथ। अगला है कि नवीन सोच, तर्क क्षमता एवं चिंतन आदि विकसित करना। यानी कि बच्चे में नया नया सोचने की क्षमता, उसके अंदर एक्टिविटी को कैसे पैदा करेंगे, वो नया क्या सोच सकता है। अगर वो सोचता है तो ऐसे अगर आपसे सवाल पूछते हैं, हमसे सवाल पूछते हैं, तो हमें उसको बताना है और उसको प्रेरित भी करना है कि इस तरह के नया सवाल पूछिए, नया कुछ सोचिए, और उसको चिंतन भी करना चाहिए। अगला है कि सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। यानी कि इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज, क्योंकि ज्ञान जो है ना बहुत व्यापक है, नॉलेज बहुत ही व्यापकता में देखा जाता है, इंफॉर्मेशन मात्र एक सूचना है। इसलिए कहावत है कि आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि ये ज्ञान जो है ना, ज्ञान जो है और सूचना, तो थोड़ा इसको हम समझ लेते हैं। अब देखिए, सूचना को ज्ञान नहीं मानना है। यानी कि सूचना क्या है, एक इंफॉर्मेशन मात्र हमारे लिए है। सूचना तो बहुत, हमें जानकारी तो बहुत है, इसका मतलब नहीं कि हमें ज्ञान भी उसके बारे में हो गया। जैसे कि आप देखिएगा, सीखने, इसी में ज्ञान वैसे चीज को कहेंगे जो एक दूसरे से जोड़ के देखा जाए, जो इंटरलिंकिंग करके देखा जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए बच्चा इतिहास को अध्ययन कर रहा है, इतिहास पढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ वो भाषा को भी सीख रहा है ना। अगर बच्चा कोई फिजिक्स पढ़ रहा है तो वो गणित को भी सीख रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि वो एक दूसरे से जोड़ के देख रहा है, तो ये उसका ज्ञान हुआ, है ना। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। काफी हमने इसको बारीकी से बताने का प्रयास किया, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से निश्चित रूप से आपको पकड़ में आ जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए, और नए लोगों को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, जानकारी अधिक से अधिक लोगों को पहुंचे और उनको तैयारी में मदद मिल सके। अगर कोई टीईटी का भी तैयारी कर रहा है उनको भी काफी मददगार होंगे। थैंक यू।